हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमें क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, चैप्टर थर्ड और थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 करनी है। उसके हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जो आपको दोनों मेथड से करना था, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, मतलब प्रतिस्थापन भी और विलोपन भी, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि। आज हमें इसका सेकंड सम करना है और सेकंड सम के भी 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तो आज हम थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या लिख रखा है। एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट का सम 9 दे रखा है। देखो कोई भी नंबर अगर होता है 2 डिजिट नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने माना 76, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें 2 डिजिट होते हैं, दोनों डिजिट हम अलग अलग मान लेते हैं। लेट आप 10th डिजिट मान लो। 10th डिजिट, 10th कौन सा होता है? दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक। दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक मैंने y मान लिया। देखो 2 डिजिट की 2 अंकों वाली एक संख्या होती है जो 2 डिजिट नंबर होता है 76। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, इसको कभी एक्सटेंड किया है छोटी क्लास में? छोटी क्लास में देखो 76 को कैसे लिखते हैं? 7 × 10 + 6, ऐसे कभी लिखा है? जैसे कि मैं कह दूं 2783, इसको एक्सटेंड करो, विस्तारित रूप, हिंदी में कहते हैं इसको विस्तार से लिखो, है ना। तो ये 2000 है, तो 2 गुना में 1000। 700 है, 7 गुना में 100, 2700। तो ऐसे ही होता ना। प्लस में 83 को 80 के मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 10, और प्लस में क्या होगा? 3। ऐसा ही होता है। देखो 8 के बाद 1 डिजिट है तो 10 लगेगा, 7 के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 लगेगा, 2 के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 लगेगा। वैसे भी हम जब बोलते हैं 2700, ऐसे बोलते हैं ना, 2700, तो 2000 है, 2 मल्टीप्लाई में 1000, 7 मल्टीप्लाई में 100, 8 मल्टीप्लाई में 10, आगे कुछ नहीं, पहले 3 0, फिर 2 0, फिर 1 0, फिर 1 भी नहीं। इस तरह से इसको एक्सटेंड करते हैं। अब इस तरह से इसको एक्सटेंड करो, आप मुझे नंबर बताओ। नंबर मतलब संख्या, संख्या बताओ आप। सीधी सी बात है, इकाई वाले को हम किसी से गुणा नहीं करते, दहाई वाले को हम 10 से करते हैं, जो सैकड़ा होता है, जो 100 होता है, उसको 100 से ही करते हैं, जो 1000 होता है, जो 1000 होता है, उसको 1000 से ही करते हैं, 1000 से ही करते हैं, बस। ये दहाई वाला है तो मतलब इसको 10 से गुना करनी है, x को 10 से गुना कर दी 10x, और प्लस में लास्ट में इकाई का अंक जोड़ता है, और इकाई का अंक मैंने जोड़ दिया y। ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। कोई भी अगर मैंने कह दिया 23, तो सीधी सी बात है 2 गुना में 10 जमा में 3, या ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 2 जमा 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। 23 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 2 जमा में 3, इसी तरीके से लिखी है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऐसे ही लिखा जाता है भाई, डिजिट से ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब सुनो क्या कह रखा है। सबसे पहली बात, इसके डिजिट का सम 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9, तो 100 डिजिट का सम कह रहा है। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, दोनों का सम इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 मेरी बन चुकी है, ठीक है। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, दोनों डिजिट का सम, दोनों के अंकों का जोड़ कितना हुआ? एक अंक ये था, दूसरा अंक मैंने जोड़ दिया। दहाई वाले में इकाई का जोड़ो या इकाई वाले में दहाई का जोड़ो, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात क्या कह रखी है? दूसरी बात से कह रखी है इस संख्या का 9 गुना, ये वाली संख्या, इसका तो 9 टाइम्स, और
संख्या के अंक पलटने पर। एक बात बताओ, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, आफ्टर इंटरचेंजिंग न्यू नंबर क्या होगा, मुझे ये बताओ। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, क्या चेंज करना है, डिजिट्स, न्यू नंबर बताओ मुझे। हमारा न्यू नंबर क्या होगा, अगर मैं दहाई वाले को इकाई की जगह कर दूं, इकाई वाले को दहाई की जगह कर दूं। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने लिया 45, फिर इसको चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया 54। 45 को तो क्या लिखेंगे 10 × 4 + 5, और 54 को क्या कर देंगे 10 × 5 + 4। सिर्फ इतना ही हो गया, इकाई वाले की जगह दहाई वाला चला गया, दहाई वाले की जगह इकाई वाला चला गया। तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज होगा 10y + x, है ना। y आया x की जगह पे, x क्योंकि डिजिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया, 54 का 45 कर दिया, या 45 का 54 कर दिया, तो ये मेरा न्यू नंबर है। अब बात को सुनो, इसमें लिख क्या रखा है, इस नंबर का 9 गुना, इसको करनी है 9 से गुना, और अंक पलटने पर बनी नई संख्या का 2 गुना, हाँ 2 गुना, इसको करनी है 2 से गुना, दोनों बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, ये मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 थी, इस संख्या का 9 गुना 9 से कर दो गुना 10x + y बराबर इसका 2 गुना 2 से कर दो गुना 10y + x, गुना करेंगे 90x + 9y बराबर 20y + 2x, दोनों को इधर लेके आओ, 90x 2x को इधर लेके आए 2x प्लस 9y 20y को इधर ले आए 20y = 0। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब वैसे आपकी मर्जी है, आप और थोड़ा सा मैं सिंपल बता देता हूं। 2x को इधर ले आते हैं, 90x माइनस का 2x, 20y माइनस का 9y, ये मेरा बना 88x, और ये मेरा बना 11y। 11 को यहां पे ले आओ, तो ये क्या बचेगा 8x = y, समझ गए होगे। 11 को यहां पे ले आया, अब y को इधर ले आओ, तो ये मेरा बना 8x - y = 0, मेरी इक्वेशन नंबर 2। सोल्व आपको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सीधा जोड़ दो, जोड़ने से एलिमिनेट हो जाएगा। x + y = 9 में 8x - y = 0, क्या फायदा होगा, ये एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। प्लस का y माइनस का y कट गया, विलोप हो गया, एलिमिनेट हो गया। 8x में x जोड़ा, 9x = 9, और x की वैल्यू 9/9 = 1। 9/9 = 1। देखो मेरा कौन सा डिजिट निकला, इकाई का नहीं, ये दहाई वाला निकल चुका है। अब ये वैल्यू 1 यहां रख के उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, x की 1 है तो y की मेरी 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब मुझे यूं बताओ, वैल्यू आप निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे, नंबर बताओ, पूछ क्या रखा है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताओ मुझे, संख्या बताओ क्या है। अब 1 और 8 से तो 18 भी बनती है, 81 भी बनती है, मतलब 18 भी बनती है, 81 भी बनती है। यहां पर रखोगे ना, यहां पर रखो 10 × x की वैल्यू 1 + 8, तो 18 मुझे लेनी है, 81 नहीं लेनी, ये वाला नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सम करते हैं। अगला सम देखो, इसका अगला पार्ट, अगले पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। अगले पार्ट में क्या दे रखा है, मीना है, वो बैंक से कुछ रुपए निकालने के लिए गई है, उसको 2000 रुपए निकालने हैं। ठीक है, वहां से उसको विड्रॉ करने हैं, बैंक में से 2000 रुपए निकालने हैं। और जो कैशियर है, जो खजांची है, खजांची कहते हैं उसको, कैशियर जो देने वाला है,
उसने उसको 50 रुपए के कुछ नोट दिए और कुछ नोट दिए 100 रुपए के। देखो ये नहीं लिख रखा कि कितने कितने दिए, इतना कह रखा 50 और 100 रुपए के कुछ नोट दिए, सम नोट्स दे दी। यानी कि मीना ने मांगे, उसने जब 2000 किया ना तो उसने कहा कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट देना, ऐसा स्टेटमेंट में लिख रखा है। मीना को कुल 25 नोट्स मिले हैं। मीना कितनी, मीना गेट्स टोटल 25 नोट्स। अब निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे। स्टेटमेंट को पढ़ लो, समझ गए होगे क्या दे रखा है। अब सुनो क्या निकालना है, 50 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे, वही मानेंगे। अरे मानना क्या है, जो निकालना है। इस बात को याद रख लो, मानना वही है जो निकालना है। निकालना क्या है, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ठीक है, माना, एक लाइन तो लिख लेता हूं मैं, 50 रुपए के, चलो अब 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मान ली, ये भी मतलब ये भी दोनों की एक ही लाइन है, x। और माना 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने मानी y। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 100 नोट्स। ठीक है, 100 रुपए के नोट की संख्या मैंने y मान ली, 50 रुपए के नोट की संख्या मैंने x मान ली। सबसे पहली बात, टोटल नोट कितने हैं। क्या क्वेश्चन में टोटल नोट्स नहीं दे रखा, दे रखा है 25। टोटल नोट्स मतलब है ये 50 के और 100 के दोनों कितने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1 मेरी यहां से आई। ठीक है, 50 रुपए के जितने भी नोट थे, 100 रुपए के जितने भी नोट थे, ये जो दोनों इकट्ठे किए, दोनों को जोड़ दिया तो ये 25 नोट बने। दूसरी बात, टोटल रुपए दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल रुपए लिख लो, अमाउंट लिख दो, कुल रुपया कुल पैसा कितना है, 2000 रुपए। कितना है, 2000 रुपए। टोटल रुपए कैसे निकालोगे, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मान लेते हैं किसी बंदे के पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, टोटल रुपए कैसे निकालोगे। मैंने टोटल अमाउंट लिखा ना, टोटल मनी, टोटल मनी, टोटल रुपया। अगर किसी के पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, टोटल नोट क्या होगा, 50 गुना 5 मतलब 250 हो गए। समझ, सीधी सी बात है, 250 हो गए, 250 हुए कि नहीं हुए। ठीक है, किसी बंदे के पास 8 नोट हैं, 8 नोट हैं, 100 रुपए के हैं, तो कितने हो गए, 800 हो गए। क्या किया, 100 की 8 से गुणा कर दी, मतलब नोटों की संख्या की अमाउंट से गुणा कर दी। ठीक है, इसलिए मुझे 50 की x से गुणा करनी पड़ेगी, 50x, 100 की y से गुणा करनी पड़ेगी, 100y, और बराबर 2000। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अभी रहने दो, अभी रहने दो। ठीक है, 50x कैसे आ भाई, 50 के x नोट थे तो टोटल रुपए 50x, 100 के y नोट थे, 100 के y नोट थे, यही तो मान रखा मैंने, 100 रुपए के नोटों की संख्या y, 100 के y नोट थे तो टोटल रुपए 100y, दोनों को मिला के 2000 बनता है, इसलिए 50x और 100y को जोड़ दिया। ये देखो ये 50 से कटता भी है, आप लिख दो डिवाइडेड बाय 50। इसको 50 से भाग किया x आया, इसको 50 से भाग किया 50 दूनी 2 आया, इसको 50 से भाग किया 40 आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। कॉमन ले लिया, अरे आप कॉमन ले सकते हो, भाग कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे। मैंने सीधा भी ऐसे ही भाग कर सकते हैं। आप यहां से 50 कॉमन ले लो, 50 यहां बटे में चला जाएगा, वही आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, अब आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर दो। अरे सीधा सा है, 2 में से 1 घटा दो। पहले से देखो x का कोफिशिएंट बराबर है, आपको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप क्या लिखो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। देखो कितना आसान है, माइनस 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 कैंसल, y इक्वल टू 15। y की वैल्यू 15 निकल गई, तो
तो यहां पे रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर इसका आएगा x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 15 आएगी। देखो दोनों मिलके कितने नोट हो गए, 25 हो गए ना। x मैंने क्या माना था, 50 रुपए की, इसका मतलब 50-50 के मेरे पास 10 नोट हैं। अगर 50-50 के 10 नोट हैं तो टोटल रुपए 500 हो गया। और 100 के 15 नोट हैं, 100 के 15 नोट 1500 हो गए, 1500 और 500 2000 हो गए। मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। अब लास्ट में आंसर तो लिखेंगे क्या, सो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना, 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 15। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। ओके, अगला पार्ट देखते हैं। अब अगले पार्ट की रकम पढ़ो, तब तक थोड़ा सा लंबा है, रकम पढ़ लो। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है कुछ है ना, रेंट पर, किराए पर। जैसे भाई बड़े कॉलेज होते हैं, वहां पर लाइब्रेरी होती है, आपको भी लाइब्रेरी का पता, पहले तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, अब तो जगह जगह लाइब्रेरी खुल रही है। ठीक है, मार्केट में भी जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी मिल ही जाएगी। ठीक है, जगह जगह लाइब्रेरी होगी, और लाइब्रेरी से आप बुक्स रेंट पर मतलब किराए पर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहां पर आप जाओ, पढ़ो, और अगर आपको कोई किताब अच्छी लगती है तो आप उसको किराए पर ले सकते हो, मतलब आप उसको खरीदना नहीं चाहते। ठीक है, वैसे तो खरीदने के लिए नहीं होती, बस आप पढ़ जाओ, पढ़ो और आ जाओ। ठीक है, तो क्या होता है, किराए पर कुछ पुस्तकें दे रहा कोई लाइब्रेरी वाला, पुस्तकालय। उसने क्या किया, अगर कोई वहां से किताब लेता है किराए के ऊपर, ठीक है, रेंट के ऊपर, 3 दिन का किराया उसने फिक्स कर दिया। 3 दिन का किराया, भाई 3 दिन रखो तुम, 2 दिन रखो या 1 दिन रखो, फिक्स कर दिया। जैसे भाई हम तुमसे 10 रुपए लेंगे, चाहे तुम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा हुआ, देखो उन्होंने खुद से उन्होंने फिक्स कर दिया, जैसे मान लेते हैं कि 3 दिन का 10 रुपए कर दिया, लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा हुआ तो जैसे कुछ कंडीशन रख दे कि हम 1 दिन के जैसे 5 रुपए लेंगे। अब मान के चलो 3 दिन के उसको 10 रुपए लग रहे हैं, तो मतलब 1 दिन के 3 रुपए, 3.25, 3.5 रुपए हुए। लेकिन अगर वो ज्यादा करता है तो जैसे 5 रुपए जुर्माना हो गया, ऐसा कर सकता है। भाई अगर इससे ज्यादा किया तो हम तुमसे 5 रुपए या 10 रुपए, ऐसे ही होता है। ठीक है, 3 दिन का फिक्स होता है, मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूं, मतलब ज्यादा भी हो सकता है। भाई 3 दिन के हम तुमसे 50 रुपए लेंगे, 3 दिन के हम तुमसे 20 रुपए लेंगे। अब 3 दिन का फिक्स कर दिया, इसका मतलब वो 2 दिन में देगा तो भी उसको उतने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, कम नहीं होंगे, 3 दिन का फिक्स है। अगर मैं ये आज लेके अगले दिन दूंगा, उन्होंने फिक्स कर दिया भाई 20 रुपए लेंगे, तो मतलब 20 ही लेंगे, चाहे मैं अगले दिन दूं, चाहे मैं 2 दिन बाद दूं, चाहे मैं 3 दिन बाद दूं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हुआ फिर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब 2 तरह का रेंट है। ठीक है, 2 तरह का किराया है। तो क्या कर लेते हैं, लेट, मतलब माना, लेट एक तो मान लेते हैं फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड रेंट मान लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रेंट लिख लो, माना नियत किराया, मैं एक आध हिंदी में भी लिख देते हैं, माना नियत किराया 3 दिन का, सॉरी, माना 3 दिन का नियत किराया। ठीक है, मेरा कितना हो गया, x रुपए, x रुपए। ठीक है, और माना अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मैंने क्या माना, y रुपए। ठीक है, इसको लिख लेना। जैसे लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज, इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज इक्वल टू x, लेट चार्ज ऑफ पर डे या एडिशनल डे आप लिख सकते हो, वो बुक में देख लेना क्योंकि मेरे पास हिंदी की है, थोड़ा सा है। ठीक है, अब आप ये बताओ, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी। अब सुनो, 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया 27 रुपए। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 7 दिन वो लेट लेके गई है, जैसे आज ली 1 हफ्ते के बाद दी, 7 में से 3 दिन का तो x रुपए लगेगा, 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी के बच गए 4 दिन, 4 दिन में से एक एक दिन के y लगेंगे, तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे 4y, 3 दिन का फिक्स है, बाकी के 4 दिन का 4y है, तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। गलती मत कर देना, x प्लस 7y मत कर देना, पहले 7 में से पहले 3 दिन का फिक्स है, बाकी के दिन तो 4 बचेंगे, इसलिए 4y करना है। दूसरी कंडीशन, कितने दिन का किराया 5 दिन का, 5 दिन का कितना है 21, तो x प्लस 5 में से 3 दिन का तो x है, बाकी के कितने दिन बच गए 2 दिन बच गए, तो 2y बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2। ये देखो इक्वेशन बन चुकी है, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है, ठीक है। और नियत किराया जो फिक्स्ड चार्ज है और अतिरिक्त दिन का किराया एडिशनल डे का पर डे का जो है वो भी निकल जाएगा। सोल्व करेंगे, घटाएंगे 2 6, मतलब y की वैल्यू मेरी आएगी 3, 3 तो 6 उधर गया, x की वैल्यू मेरी आएगी 15। लो भाई 3 दिन का तो था 15 और बाकी एक एक दिन का कितना है 3 रुपए है, ठीक है। तो 4 15 3 चौक 12 27, ठीक है। ये है, देखो अब हम अगली एक्सरसाइज का 1 2 सम कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, वो हम कर लेते हैं 1 2 पार्ट, ठीक है, ताकि कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी टाइम है। तो देखो फर्स्ट सम मैंने लिया, फर्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। इक्वेशंस दे रखी हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सुनो, सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि इसका कोई सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, मैनी सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन ही है। ये मैंने एक्सरसाइज 3.2 में बताया था, तो वही दोबारा आ रहा है। सबसे पहले जब भी आपको एक्सरसाइज से इसमें a1 a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर दीज इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -9। देखो ये तरीका करने से पहले सबसे जरूरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, बराबर 0 होना चाहिए। अगर बराबर उधर कुछ है इक्वल में तो उसको इधर ले आओ। जब आप ये मेथड लगा रहे हो तो इक्वल टू 3.2 में भी मैंने बताया था कि जब आप a1 b1 a2 b2 c2 b2 ये निकाल रहे हो तो ये उधर नहीं होने चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अब क्या करेंगे, a1 बाई a2 1/3 b1 बाई b2 -3 बाई -9 कैंसल 3 1/3 और c1 बाई c2 -3 बाई -2 कट के कितना हुआ 3/2। ठीक है, आप देखो बिकॉज a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। बराबर नहीं है भाई, देखो दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। याद आया क्या था, अगर दो इक्वल हैं तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। आपको ये फिर से याद करना पड़ेगा। ठीक है, बताऊं, अगर a1 बाय a2
नॉट इक्वल b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 तो मैनी सॉल्यूशन होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो नो सॉल्यूशन होता है। पहले वाले का हल एक, दूसरे वाले का अनेक, तीसरे वाले का हल ही नहीं है। ठीक है, जिसमें ये दोनों बराबर हो नहीं हो एक हल, यूनिक अद्वितीय, इसके अनेक मैनी सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला पार्ट लेते हैं, ये साफ कर दूं। सेकंड लेते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। और 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट 1 और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, x और y का गुणांक होता है भाई, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि a हो गया 2x, ऐसा है, इनमें x नहीं होता। और a2 की वैल्यू 3x और b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8। मैंने अच्छा x देखो मैंने भी x लिख दिया, ये गलत हो जाता है। a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर 1/2। देखो पहले दो ही बराबर नहीं आए तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, सो इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन, नहीं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, इक्वेशंस हैज लिखना पड़ेगा, फिर तो एक ही है तो, अरे हाँ इक्वेशन तो 2 हैं। ठीक है, इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉल्यूशन अब कैसे करना है। अब सॉल्यूशन तो है तो निकालना भी पड़ेगा। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। इस तरीके को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको ये इक्वेशन 23/12 के मेथड से लिखनी है। आपको क्या याद करना है, 23/12, 2 3 1 2। सुनो, ये जो वैल्यूज है ना, आप 2 3 1 2 के तरीके से लिखो। 2 का मतलब देखो, ये पहली है, ये वैल्यू कौन सी है, नंबर 1, ये वैल्यू कौन सी है, नंबर 2, ये वैल्यू कौन सी है, नंबर 3। 23/12 सबसे पहले दूसरी लिखो, 1 2, फिर तीसरी लिखो -5 -8, फिर पहली लिखो 2 3, फिर लिखो 1 2। ये क्या हो गया, 23/12। 23 पहले मैंने दूसरी लिखी, फिर मैंने तीसरी लिखी, फिर मैंने पहली लिखी, फिर मैंने दूसरी लिखी, पहले दूसरी लिखी, फिर तीसरी, फिर पहली, फिर दूसरी। इसको कहते हैं 23/12। वैसे इसका ओरिजिनल नाम 23/12 नहीं है, ओरिजिनल नाम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सुनो अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। x बाय पहले इनकी मल्टीप्लाई -8, इनकी मल्टीप्लाई कितने, -8। उसके बाद मैंने माइनस लगाई अपनी तरफ से, फिर इनकी मल्टीप्लाई -10। ठीक है, इक्वल का सिंबल y बाय, पहले किसके बाय में, x बाय में, अब y बाय में। पहले इनकी मल्टीप्लाई हमेशा पहले इसकी से होगी। इसमें भी देखो, पहले मैंने ऊपर वाले की नीचे वाले से की, फिर नीचे वाले के ऊपर वाले से की। इसमें भी पहले ऊपर वाले के नीचे वाले से -15, फिर मैंने बीच में माइनस लगाई अपनी तरफ से, ये आती है, ये फार्मूले में आती है। फिर मैंने इनकी गुणा की -16। अब x हो गया, y हो गया, और इनकी गुणा करनी और बाकी है। तो अब क्या लें भाई, एक ले लो, x और y तो हो गया, एक के बाय में लिख दो, पहले इनकी गुणा कर, फिर इनकी कर दो। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, x बाय 10 में से 8 गए 2,
माइनस माइनस प्लस, 16 में से 15 गया 1 और 1/1। देखो दो जगह बराबर का निशान आया इसमें। अब सुनो, ये किसके बराबर, इसके बराबर, ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर है। क्या मैं x/2 को बराबर 1/1 नहीं कर सकता? अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है ये पहले वाला तीसरे वाले के बराबर होगा। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकल गई 2, और ये दूसरे वाला तो है ही बराबर, कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और y की वैल्यू निकल गई 1। ठीक है, देख लो भाई, पूरा तरीका मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप देख लो, क्योंकि आज हम बस यहीं तक करेंगे। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था, एक सम समझाया था, कल में फिर इसको दोबारा से पूरा समझाएंगे, कोई बात नहीं है। एक बार में आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। और एक बार थोड़ी सी वीडियो दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आ तो, बाकी हम आगे कल करेंगे। ओके, थैंक यू।